सो हेलो स्टूडेंट्स, ये है लेक्चर नंबर 3 और इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में हु वेयर आवर ह्यूमन एंसेस्टर्स। हमारे जो पूर्वज थे वो कौन थे। तो बताया गया द अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट, जो सबसे पुराना जो ह्यूमन का सेटलमेंट जहाँ पे लोग बसे थे वो पाया गया है अफ्रीका में, एशिया में और यूरोप में। इसीलिए टुगेदर एक साथ तीनों जो कंटिनेंट्स इनको एक साथ बोला जाता है ओल्ड वर्ल्ड। ठीक है, क्योंकि सबसे पुराने लोग यहाँ पे बसे हुए थे इसलिए। डिफरेंट काइंड ऑफ ह्यूमन एंसेस्टर को एक्सिस्टेड एट दिस टाइम, सी फिगर 4.6। बोला गया है कि इस समय पे जो है अलग अलग ह्यूमन के जो एंसेस्टर थे, पूर्वज थे, अलग अलग प्रकार के पूर्वज जो ह्यूमन के एग्जिस्ट किया करते थे। इट वॉज अराउंड 3.3 मिलियन ईयर अगो दैट वन ऑफ दीज एंसेस्टर्स मेड द अर्लीस्ट स्टोन टूल। तो ह्यूमन के जो है बहुत ज़्यादा एंसेस्टर्स थे, लेकिन लगभग 3.3 मिलियन ईयर अगो जो है, इतना साल पहले जो है, ह्यूमन के एंसेस्टर्स में से एक ऐसा एंसेस्टर होता है जो पहला स्टोन का टूल बना लेता है। क्या बना लेता है? स्टोन टूल बना लेता है। और यही मार्क करता है, यहाँ से चालू होता है बिगनिंग ऑफ सोकल्ड ह्यूमन बिहेवियर, और यही होता है ह्यूमन बिहेवियर। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? ह्यूमन बिहेवियर। क्योंकि पहले ह्यूमन जो है ऐसा कोई जो है अपने दिमागों का इस्तेमाल करके कोई टूल्स वूल्स नहीं बना रहे होते हैं। जैसे एक जानवर रहता है जंगल में, वैसे ही ये सब जो है रह रहे होते हैं। एक जो है डिस्टिंक्ट काम जो है करता है ह्यूमन यहाँ पे, क्या कि स्टोन टूल बनाता है। और यही जो स्टोन टूल बनाने का जो प्रक्रिया था, इसी प्रक्रिया के कारण, ठीक है, बाकी सारे जो एनिमल्स से उनसे जो है ये अलग हो जाते हैं। इसीलिए इस जो स्टार्ट है, जो बिगनिंग है, इसको बोला जाता है ह्यूमन बिहेवियर बोला जाता है। क्योंकि एज अपोज टू द बिहेवियर ऑफ एनिमल, क्योंकि यही वो चीज़ है जो इनको क्या करता है, एनिमल्स के बिहेवियर से अलग करता है। who do not possess the cognitive ability to make such tool। ठीक है, क्योंकि जो एनिमल्स है उनके पास ये क्षमता नहीं था ताकि वो क्या कर पाए, ऐसे टूल्स जो है बना पाए। दस ह्यूमन बीइंग केम टू बी नोन एज होमिनिन्स। और उसके बाद से जो है ह्यूमन को क्या कहा जाने लगा? होमिनिन्स कहा जाने लगा, या फिर टूल मेकर। होमिनिन्स कहने का मतलब क्या है? टूल मेकर्स। The tool they created are sometimes called the extracorporeal limbs because they function as the extension of their body, helping them perform tasks they could not accomplish with their hand alone। आगे अब ये जो टूल बनाते हैं ना, इनको कभी कभी एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्स भी कहा जाने लगा। क्यों? क्योंकि पहले ये जो इंसान जो अपने हाथों का केवल अकेले इस हाथ का इस्तेमाल करके जो काम नहीं कर पाते थे, इस टूल्स के आने के बाद जो है उस काम को आसानी से कर पा रहे थे। तो इसीलिए जो है ये एक्स्ट्रा जो है इनके बॉडी के अंदर में ऐसा मतलब माना जाने लगा कि इनके बॉडी के अंदर जो है एक्सटेंशन हो गया है। इनके बॉडी क्या हो गया, थोड़ा सा बॉडी जो है बढ़ गया है। ठीक है, तो इसीलिए जो है इन टूल्स को क्या कहा जाने लगा? एक्स्ट्रा कॉर्पोरल लिम्ब। क्योंकि इनके बॉडी का एक एक्सटेंशन पार्ट की तरह जो है फंक्शन करता था। ठीक है, और ऐसे काम जो केवल इनका हाथ जो अकेले नहीं कर सकता था, अब ये लोग आसानी से कर सकते थे। ह्यूमन मेड दिस टूल्स, यूज देम एंड डिस्कार्डेड देम। और ह्यूमन ने क्या किया? मानव ने, इंसानों ने इस टूल का इस्तेमाल किया, ठीक है, इसको बनाया और ख़त्म हो जाने के बाद क्या किया? इसको फेंक दिया। ठीक है, और ओवर द टाइम दिस डिस्कार्डेड टूल गॉट बरीड इन द अपर लेयर ऑफ द अर्थ एंड वेयर डिस्कवर्ड लेटर बाय द आर्कियोलॉजिस्ट। अब बोला गया कि ह्यूमन ने क्या किया? टूल्स बनाया, उसका यूज़ किया और ख़राब हो जाने के बाद उसको फेंक दिया। और जब उन्होंने फेंक दिया तो यही जो टूल्स है वो क्या होता है, धीरे धीरे जो है समय समय पे क्या हो जाता है, ज़मीन के अंदर जो अर्थ का अपर लेयर है, कोर वाला जो क्रस्ट वाला जो लेयर है, उसके अंदर क्या हो जाता है, धंस जाता है, बॉरीड हो जाता है। और बाद में आर्कियोलॉजिस्ट इसी को क्या करते हैं? अनडिस्कवर करते हैं, तो सॉरी डिस्कवर करते हैं, मतलब ज़मीन से बाहर निकालते हैं। In same way, the remains of some of our early ancestors were buried deep underground and over thousands of years or even millions of years turned into fossil. The discovery of such fossil and fuels are major sources of evidence that help archaeologists reconstruct human history and understand how our ancestors lived। ठीक है, और केवल ये टूल्स के साथ ही नहीं, बाकी कभी कभी जो है अर्ली ह्यूमंस के जो हमारे पुराने पूर्वज थे, इनके भी कभी कभी जो है इनका भी जो रिमेन्स है, अवशेष है, वो ज़मीन के अंदर जो है काफ़ी गहराई में जो है अंडरग्राउंड में जो है बरीड हो जाता था। ठीक है,
और लगभग हजारों साल या मिलियनों साल बाद जो है फॉसिल में चेंज हो जाने के बाद चेंज हो जाता था। और बाद में इस फॉसिल और फ्यूल जब आर्कियोलॉजिस्ट क्या करते हैं, इसको खुदाई करते हैं अर्थ को, तो वहाँ से इन फॉसिल्स को निकाला जाता है और ये काफ़ी अहम जो है सोर्स बन जाता है, ठीक है, सबूत बन जाता है किस लिए, ह्यूमन हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, ह्यूमन हिस्ट्री को लिखने के लिए और अंडरस्टैंड करने के लिए जो हमारे एंसेस्टर्स है वो कैसे रहा करते थे। It is through such findings that we know how the Homo habilis lived in Africa, especially in the Olduvai Gorge in Tanzania and Kenya। बोला गया है कि यही वो तरीका है जिस तरीके से जो है, या फिर ऐसे ही खोज से जो है हम लोग जानते हैं कि जो होमो हैबिलस है, होमो हैबिलस कहने का मतलब जो हैंडी ह्यूमंस थे वो अफ्रीका में रहते थे, स्पेशली कहाँ पे, तंजानिया और केनिया के ओल्वई गॉर्ग वाले रीजन में। एज नोटेड अर्लियर, देयर सक्सेसर होमो इरेक्टस, द इन्वेंटर ऑफ हैंड एक्स एंड क्लीवर्स, वीयर among the first to migrate out of Africa and gradually spread into Europe and Asia। और जैसा हमने अब पहले पढ़ा भी, पिछले लेक्चर में पढ़ा कि जो होमो हैबिलस के जो सक्सेसर थे, यानी कि जो ह्यूमन के एंसेस्टर जो होमो हैबिलस के बाद आते हैं, होमो इरेक्टस, ठीक है, ये किस चीज़ का इन्वेंशन करते हैं, तो हैंड एक्स और क्लीवर्स का, ठीक है। ये पहले ऐसे ह्यूमन के एंसेस्टर्स होते हैं जो अफ्रीका से माइग्रेट करके जो है यूरोप और एशिया में पहुंचते हैं। While all human ancestors were tool maker, it was Homo sapiens that developed complex technology। ताकि ह्यूमन के जितने भी एंसेस्टर्स थे वो सब टूल बनाने वाले थे, टूल मेकर्स थे। ये होमो सैपियंस ही थे जो इतने कम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को, जो कम्प्लेक्स काफ़ी कठिन जो टेक्नोलॉजी है, इसको जो है डेवलप करते हैं, वो होमो सैपियंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फिगर दिया हुआ है होमो इरेक्टस का, होमो हैबिलस का, होमो नेंडरथैलेंसिस और होमो सैपियंस का जो है स्कल्स जो हमें पाया गया है खुदाई करने के बाद, जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिला है, वो आप देख लेना। आ जाओ, आगे बोला गया है कि अर्ली ह्यूमन हिस्ट्री इज डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट पीरियड बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। बोला गया है कि जो हमारा अर्ली ह्यूमंस का जो हिस्ट्री है, इसको अलग अलग पीरियड्स में क्या किया गया है, बांट दिया है, किसके आधार पे, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के आधार पे, कि जो ह्यूमंस थे वो क्या क्या टेक्नोलॉजी में जो है उन्होंने आगे बढ़े थे, कैसे कैसे टेक्नोलॉजी जो यूज़ कर रहे थे, इसके आधार पे जो है अलग अलग पीरियड में बांट दिया गया है हिस्ट्री को, ठीक है। और ये टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या हो सकता है, डेवलपमेंट एंड यूज़ ऑफ टूल, की कौन कौन सा टूल वो लोग बना रहे थे, यूज़ कर रहे थे, या फिर बिगनिंग ऑफ एग्रीकल्चर, खेती कब जो है करना चालू करते हैं, या फिर चेंज इन लाइफ स्टाइल, यानी कि लोगों के जो जीवन का जो शैली है उसमें कैसे जो है चेंजेस होता है, इसके आधार पे, या फिर सेटलमेंट पैटर्न, कि लोग जो है कहाँ पे बस रहे हैं, कैसे बस रहे हैं, इसके आधार पे जो है हिस्ट्री को क्या किया गया है, डिवाइड कर दिया गया है अलग अलग हिस्सों, ठीक है। नेक्स्ट पीरियड में हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें नियोलिथिक रिवोल्यूशन, ठीक है, नियोलिथिक रिवोल्यूशन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और ये जो डाटा है जिसमें बताया गया है कि सबसे पहले जो है पैलियोलिथिक एज आता है, यानी कि ओल्ड स्टोन एज आता है, उसके बाद मेसोलिथिक एज यानी कि मिडिल स्टोन एज आता है, फिर आता है नियोलिथिक एज, ठीक है, उसके बाद आता है चैल्कोलिथिक एज, ब्रोंज एज और आयरन एज। इन सब के बारे में जो है नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे।